हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। क्यूबिक रेजिस्टेंस जिसमें क्यूब के जो 12 वायर्स होते हैं, 12 ब्रांचेज होती हैं, जब उनके अलोंग मतलब उसमें तीन तरह की कंडीशन बनती है। एक पूछी जाती है स्पेस डायगोनल, यानी कि उसका जो डायगोनल होता है दो वर्टाइसेस का स्पेस डायगोनल, एक फेस डायगोनल और एक एज के अलोंग यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी है जो कि काफ़ी बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है या इसकी एप्लीकेशन के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम इस लेक्चर में डिटेल में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कौन से मेथड्स यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्यूबिकल एक क्यूब में लगे 12 वायर्स 12 वायर्स के अलोंग हमें रेजिस्टेंस निकालना है और ये तीन तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। एक तो अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब, एक पूछा जा सकता है अलोंग द फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब और एक पूछा जा सकता है अलोंग द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। इनको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या नोडल एनालिसिस या सिमेट्री, है ना, अलग अलग मेथड से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम ये जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जब हम डायगोनल के अलोंग क्यूब निकालेंगे तो इसको हम V अपॉन आई यानी कि किरचॉफ मेथड से सॉल्व करेंगे और एक बार हम सॉल्व करेंगे इसको सिमेट्री से। सिमिलरली जब हम फाइंड आउट करेंगे फेस के अलोंग तो हम उसको सॉल्व करेंगे सिमेट्री से, और जब हम एज के अलोंग सॉल्व करेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे इक्विपोटेंशियल से। यानी कि कोई मेथड पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए इजी रहता है, कोई मेथड पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए इजी रहता है। इनके जो रिजल्ट्स हैं उसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं। इन स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर सीधा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप अगर इसके आपका जो रिजल्ट है इसका याद रह जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो मतलब आपका जो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के तो वो जो इसको सॉल्व करने वाला टाइम है वो सीधा क्या होगा, बच जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो है हमारे पास अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब, इसमें हमें डायगोनल का मतलब क्या हो गया, ये इसका डायगोनल है, या तो ए से एफ या ई से बी। ठीक है, तो ए से एफ के अलोंग हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अलोंग अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए से एफ के अलोंग निकालना है हमें, है ना, क्योंकि डायगोनल ऑफ द क्यूब है और हर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो इसके लिए हम क्या करें कि मैंने यहाँ पर एक बैटरी अज्यूम कर ली, ये बैटरी मैंने इस तरह से अज्यूम कर ली और इस बैटरी का वोल्टेज है V। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज है कितना, V। ये V वोल्टेज की बैटरी है तो ये प्लस प्लेट हो गई और इसकी माइनस हो गई। तो यहाँ प्लस के अलोंग यदि वोल्टेज में लिख देता हूँ V तो इसके अलोंग वोल्टेज क्या हो गई, 0 हो गई। सेकंड इसमें क्या अज्यूम किया मैंने, सेकंड मैंने अज्यूम कर लिया कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो होगी 3I, यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3I निकलने वाली है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, जब ये करंट पहुंचेगी यहाँ पर A पॉइंट के ऊपर, तो जब ये A पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी तो आप यहाँ से देखो कि ये जो पॉइंट है A से और B, ये जो ब्रांच है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस क्या है, R है। यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी क्या है, R है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 0 है। यहाँ पर A पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। A पॉइंट पर जो वोल्टेज है V है क्योंकि यहाँ पर V है, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर 0 है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर कितना हो गया, V हो गया। अब यहाँ पर जब 3I करंट आई तो यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं लग रहा है, सिंपल लॉजिक है कि यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R। तो ये जो करंट अगर जो डिवाइड होगी, ये करंट टूटेगी तो कितने पार्ट्स में टूटेगी, 3 पार्ट्स में, और 3 इक्वल पार्ट्स होंगे क्योंकि यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी क्या है, R है। मेरा कहने का मतलब है कि जो करंट है इस ब्रांच में A से D में कितनी जाएगी, I जाएगी। A से G में जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, I जाएगी, और A से B में जो करंट जाएगी वो भी कितनी जाएगी, I जाएगी। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ D पॉइंट पर बात करूँ तो D पॉइंट पर करंट आ गई, कितनी आ गई है, I आ गई है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बार मैं बता दूं कि A से अगर 3I एंटर कर रही है तो F से भी बाहर कितने निकलनी चाहिए, 3I निकलनी चाहिए। तो यानी कि घूम फिर कर वापस कितनी आएगी, 3I, और 3I आएगी, इसका मतलब
इस लेग से कितनी आनी चाहिए आई, इस ब्रांच से भी कितनी आनी चाहिए आई, और इस ब्रांच से भी कितनी आनी चाहिए आई आनी चाहिए। और इस पॉइंट पर आप जब केसीएल लगाओगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे, तो तीनों का सम कितना हो गया है, 3i हो गया है। तो यहाँ पर भी हमें करंट मालूम चल गई आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई। अब यहाँ से करंट आ रही है आई, ए से डी में। अब ये करंट यहाँ पर डी पॉइंट पर आकर वापस से दो पार्ट में बटेगी, एक इसमें भी आर है रेजिस्टेंस, इसमें भी आर है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I/2, और यहाँ पर जो करंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, I/2। इसी तरह से आप हर ब्रांच के लिए कर सकते हो। यहाँ पर भी करंट कितनी हो जाएगी, I/2, और यहाँ पर भी करंट कितनी हो जाएगी, I/2। सिमिलरली यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, I/2, और यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, I/2। अब आप कोई सा भी एक पाथ पकड़ लीजिए, उस पाथ के अलॉन्ग आप क्या लगा दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अगर मैं पाथ पकड़ूं, मैं पाथ को पहले हाईलाइट कर देता हूं, मैं पाथ ले लेता हूं कौन सा वाला, ये पाथ ले लेता हूं, A B H और F, ये पाथ मैं ले लेता हूं, है ना। ये पाथ मैंने जो पूरा हाईलाइट कर दिया, इस पाथ को मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला पाथ। तो हम लगा देंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अप्लाई KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलोंग द पाथ, कौन से पाथ के अलोंग लगा दिया हमने, A B H F, और वापस घूम पर कहाँ पर आ गए, A पर आ गए। इस पाथ के अलोंग हमें क्या लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो देखो लगाओ, सबसे पहले ये बैटरी माइनस से प्लस है, यानी कि पोटेंशियल राइज हुआ है +V। फिर यहाँ पर आए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, और कितना होगा, I/R होगा। यहाँ पर करंट कितनी है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R, और ड्रॉप है इसलिए -IR। फिर इसमें जाओ तो यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, पर करंट कितनी है, I/2 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R है। फिर यहाँ पर चलो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -I/R, और वापस घूम फिर कर आ गए, बराबर इक्वल कितना कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, V = IR + I/2R, ये मिल जाएगा। अब ये IR और ये IR कितना हो गया, 2R हो गया। तो V = 2R + I/2R। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4R प्लस ऊपर कितना होगा, ये RI भी है ना मल्टीपल में, हाँ, तो 4IR, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ इसको एक बार मैं। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले आपने 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4IR, और ये प्लस का IR, तो ये कितना आ जाएगा, 5IR/2 आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल जो V है, पोटेंशियल V कितना आ गया, 5IR/2 आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V/I = 5R/2। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आया, V/I = 5R/2। अब ये जो पूरा का पूरा क्यूब था, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इस पूरे क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, है ना। तो हम इस सर्किट को, ये क्यूब को हटाकर मैं इसकी जगह क्या लगा दूँ, एक रेजिस्टेंस लगा दूँ। यानी कि मैं इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ, इस तरह से ये क्यूब को मैंने पूरा हटा दिया, और इसकी जगह जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R इक्विवेलेंट होगा। और ये मेरा लगा हुआ है बैटरी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 3I हो रही है, और ये V है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, V/3I है। यहाँ से क्या दिखने को मिल रहा है मेरे को, R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, V/3I के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि R इक्विवेलेंट जो है वो कितना है, V/3I है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरी इक्वेशन बन रही है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, V/3I, और ये क्या बन गया, 5R/3 × 2 6 बन गया। अब यहाँ से देखो V/3I जो है वो किसके बराबर है, R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5R/6। तो जब एक क्यूबिकल रेजिस्टेंस में, जब एक क्यूब है जिसमें हर जो 12 वायर वाला क्यूब है, जिसमें बहुत सारे, जिसमें रेजिस्टेंस लगे हैं अलोंग द वायर्स, उसमें जब अलोंग द डायगोनल आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा,
तो अलोंग द डायगोनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5r/6। और ये जो रिजल्ट है इसको आप याद भी रख सकते हो, अगर याद रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको इसको सॉल्व करने को बैठो। मेंस वगैरह के एडवांस के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर हमें टाइम रहता है, जबकि मेंस की बात करूँ या नीट के एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर इट्स रिजल्ट। और इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से और पूछा जा सकता है, मान लो आपको वोल्टेज दे दिया और आपको आर की वैल्यू दे दी, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि करंट निकालो, तो उस केस में कैसे निकालोगे, इसी तरह से निकालोगे। आर इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकाल लोगे, आपको रेजिस्टेंस दिया होगा और फिर आर इक्विवेलेंट आ गया तो वी अपॉन वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगा के आप क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे। ठीक है ना। तो एक मेथड तो इसका ये हो गया जिसमें हमने किसको यूज़ किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ करके इसको सॉल्व किया। दूसरे मेथड में हम बात करें तो दूसरे मेथड में सबसे पहले तो ये जो वायर्स हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सब में क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बैटरी कनेक्ट कर दूँ। मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी और ये डायगोनल हो गया ना, ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी और V डायगोनल हो गया। अब मेरे को पता है कि आंसर मेरा कितना आने वाला है, 5r/6। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक दूसरा तरीका मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वो दो पॉइंट्स ले लेंगे जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए और ई। तो ए और ई को मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड आउट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वो दो पॉइंट्स लिख लिए, कौन कौन से, ए और ई। ए और ई पॉइंट्स मैंने लिख लिए जिनके बीच में मेरे को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। और जो बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी जंक्शन पॉइंट्स हैं, उनको मैं यहाँ लिख लूँगा। ऐसे लिख लिया मैंने। कौन कौन से बच गए, देखो ए और ई तो मेरे कवर हो गए। अब बाकी के जो है वो कौन कौन से बचे, बी, ये बी को मैंने यहाँ लिख लिया। फिर कौन सा बचा, एच, एच को मैंने यहाँ लिख लिया। फिर कौन सा है, जी, जी को यहाँ लिख लिया। फिर कौन सा है, सी, सी को यहाँ लिख लिया। फिर कौन सा है, एफ, एफ को यहाँ लिख लिया। और एक और कौन सा है, डी, इस डी को मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो, अब क्या करना है, अब B से A तक पहुंचने के लिए आपको कितने पाथ चाहिएगे, कितना रास्ता क्या है B से पहुंचने का, एक तक एक, यानी कि एक ब्रांच आपको चाहिएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, फिर E पॉइंट है, E से और कहाँ पर पहुंचना है, B तक पहुंचना है। तो E से B तक पहुंचने के लिए आपका जो पाथ है वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो ये होगा और या फिर ये होगा। तो आप कहीं से भी आ जाओ, आपको कितनी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ रही है, दो ब्रांच से आपको निकल के आना पड़ रहा है। यानी कि B से E के लिए आपको कुल कितना चलना पड़ा, 2 ब्रांच से निकलना पड़ा। या तो ऐसे चले जाओ और या फिर ऐसे आ जाओ। ठीक है, अब बात करें H पॉइंट की। तो H से A तक आना है आपको। तो H से A तक आने के लिए एक तो ये रास्ता है 1 2 और एक ये रास्ता है 1 और 2। यानी कि H से और A तक पहुंचने के लिए आपको दो जो ब्रांचेज है उनसे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ रही है। और H से E के लिए आपको एक आएगा, H और ये E। अब पॉइंट कौन सा आ गया, G। G से A के लिए कितना है, एक है। G से A के लिए 1 और G से E के लिए कितना है, 1 2 या फिर 1 2, कितने हैं, 2 हो गए, ये हो गए। फिर C के लिए बात करो तो C से और A के लिए तो 1 2 या 1 2, तो ये 2 हो गया। और C से E के लिए कितना हो जाएगा, 1। C से E के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आ जाओ कौन सा पॉइंट पर, F पॉइंट पर। तो F से E के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। और F से A के लिए कितना हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया F से A के लिए। ठीक है, अब आ जाओ कौन सा पॉइंट बचा, लास्ट D पॉइंट। तो D से A के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। और D से E के लिए कितना हो गया, 1 2 या फिर 1 2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, B से A तक, B से A के लिए 1, B से A के लिए 1, B से E के लिए 2। इसी तरह से G से A के लिए 1, G से A के लिए 1 और G से E के लिए 2। इसी तरह से D से A के लिए 1 और D से E के लिए 2। यानी कि जो पॉइंट्स है कौन कौन से, B, G और D, B, G और D, ये तीनों क्या हुए, इक्वी पोटेंशियल। सिमिलरली H से A के लिए 2, H से E के लिए 1, C से A के लिए 2, C से E के लिए 1 और F से A के लिए 2 और F से E के लिए 1। यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स, H,
एच, सी और एफ, एच, सी एंड एफ, ये कौन कौन से पॉइंट हो गए? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से हमें अब पता लग गया कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हमारे पास। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट जिनकी पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी, वो सारे क्या कहलाएंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहलाएंगे। देखो अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है यहाँ पर कि आपको एक ड्रॉ करना है सर्किट। तो किस किस के बीच में निकालना था आपको? आपको निकालना था ए और ई के बीच में। तो ए और ई को मैंने अलग से लिख लिया, ए लिख लिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख लिया मैंने ई। अब उसके बाद बी, जी, डी, ये तीनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, यानी कि तीनों को मैं एक पॉइंट पर लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बी और ये जी और ये डी लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ई को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ई पॉइंट हो गया यहाँ पर मेरा। और उसके बाद दूसरे कौन से? एच, सी, एफ। तो एच, सी, एफ को मैंने यहाँ बना लिया। ये कौन से हो गए मेरे? एच, सी और एफ। देखो अब कनेक्ट करना चालू करो। ए किससे कनेक्टेड है? बी से। ए किससे कनेक्टेड है? जी से। और ए बी, जी, डी से ना, ए बी से कनेक्ट, ए जी से कनेक्ट और ए डी से कनेक्ट। तो तीनों से कनेक्ट कर दो। तो तीनों से कनेक्ट कैसे करोगे? तीनों से कनेक्ट करो। ए बी से कनेक्ट, ए जी से कनेक्ट और ए डी से कनेक्ट। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है? आर, आर और आर। सिमिलरली एच ई से कनेक्ट होगा, एच सी से कनेक्ट होगा और एच एफ ई से कनेक्ट होगा। ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अब देखो बी एच से कनेक्टेड है, बी एच से कनेक्टेड है, बी को एच से कनेक्ट करो, बी एच से कनेक्ट, एच से कनेक्ट। उसके बाद जी बी एच से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है, बी सी से भी कनेक्टेड है, बी को सी से भी कनेक्ट करो, ये कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली एच जो है एच, एच बी से कनेक्टेड है और एच ई से कनेक्टेड है। एच तो कनेक्ट कर दिया ना हमने, एच बी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ले लो आप, कौन सा है? ये वाला डी वाला ले लो। डी एफ से कनेक्टेड है और डी सी से कनेक्टेड है। तो डी एफ से कनेक्टेड और डी सी से कनेक्टेड, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसी तरह से आ जाएगा जी के लिए। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गए 2 और इसके भी कितने रेजिस्टेंस आ जाएंगे? 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ये मिला दो इनको। तो यहाँ पर कितना हो गए? आर, 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 आर और आर। सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर। तो अब देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। ये 6 रेजिस्टेंस किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। और ये 3 रेजिस्टेंस किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो ये पैरेलल में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/3। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/6। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/3। तो एक जो फाइनल हमारे पास पिक्चर बन के आएगी सामने, वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, ये ई पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। यहाँ पर कितना है? R/3, यहाँ पर कितना है? R/6 और यहाँ पर कितना है? R/3। तो देखो 1, ये तीनों किस में लग गए? सीरीज में लग गए। तो सीरीज में लग गए तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो ये हो गया 6, ये हो गया कितना? 2R, ये कितना हो गया? R और ये कितना हो गया? 2R और ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो गया? R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5R/6 आ गई यहाँ से। और यही यहाँ पर आया था जब हमने किसको सॉल्व किया था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें डायगोनल के अलोंग हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करते हैं तो वो सिंपल रहेगा, बजाय कि आप ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करें, फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी कि सिमेट्री के फॉर्मूले लगाकर, सिमेट्री के फंडे लगाकर इसको सॉल्व करें। ठीक है, हालांकि आंसर दोनों में सेम आएगा पर ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेबोरियस हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें फेज डायगोनल के अलोंग क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फेज डायगोनल का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले फेज डायगोनल का मतलब क्या है कि यदि हम AC या BD या AH या BG यानी कि कोई भी जब फेस है, ये जितने भी फेस है क्यूब के, उस फेस के डायगोनल के अलोंग यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? फेज डायगोनल। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक डायगोनल ले लेते हैं। फेज डायगोनल कौन सा? AC। तो AC के अलोंग में क्या लगा देता हूँ? बैटरी लगा देता हूँ। तो ये मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, इसकी वोल्टेज हो गई V और मान लेता हूँ ये यहाँ पर
वोल्टेज है V, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि A पर भी वोल्टेज कितना होगा V, और यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, एक बार हम करेंगे सिमेट्री से और एक बार करेंगे हम इक्विपोटेंशियल से। आपको जो सूटेबल लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये अगर मैं देखूं तो ये सिमेट्रिक है इस पूरे डायगोनल के अलोंग। ये डायगोनल है जो ये वाला, ये जो डायगोनल है, यानी कि ये जो प्लेन है, डायगोनल ना बोल के अगर मैं प्लेन बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्लेन के अलोंग आप देखो तो ये सिमेट्री है। ठीक है, इस प्लेन के अलोंग ये क्या है, सिमेट्री है, पूरा पूरा सिमेट्रिक है। ये जो F पॉइंट है, ये जो V पॉइंट, ये F, H, B और D, अगर आप देखो तो V और D के बीच में रेजिस्टेंस आर, A और D के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। सिमिलरली D, C के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, B, C के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, G, F के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, F, E के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, सिमेट्री है। और सिमेट्री है तो इसका मतलब A पर यदि वोल्टेज V है, B है, C पर यदि वोल्टेज 0 है, तो D पर वोल्टेज कितनी आनी है, V/2 आनी है। B पर वोल्टेज कितनी आनी है, V/2 आनी है। उसी तरह से H पर वोल्टेज कितनी आनी है, V/2 आनी है। और F पर वोल्टेज कितनी आनी है, V/2 आनी है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V/2। यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा V/2, यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा V/2, और यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा कितना होगा, V/2 होगा। तो फ्रॉम द सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री से हमें क्या मिल गया, ये मिल गए पॉइंट्स जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल सेम हो गई, इसका मतलब H और B पॉइंट की पोटेंशियल सेम, D और F पॉइंट की पोटेंशियल सेम। तो इनकी पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है BH, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। पोटेंशियल का कोई ड्रॉप होता या राइज होता तो करंट फ्लो होती, क्योंकि V=IR, और यहाँ पर तो पोटेंशियल दोनों एंड पर क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी कि जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो गया, 0। इसी तरह से यहाँ पर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो ब्रांच है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ सिमेट्री along the diagonal plane potential at point B, D, H and F are V/2। इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, V/2 है। इसलिए B to H कोई करंट फ्लो नहीं होगा और D to F कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देयरफॉर नो करंट will flow through B to H and D to F। तो यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, सर्किट में से हट जाएंगे। तो अब जो सर्किट दिखेगा मेरे को वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये पॉइंट A, यहाँ से ये पॉइंट B, ये C, ये D और ये भी C, ये D, और ये कनेक्टेड है G, ये G से कनेक्टेड है। A कनेक्टेड है G से कनेक्ट करो इसको, और ये G से कनेक्ट हो गया। ठीक है, G से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, G, ये हो गया F, ये हो गया E, और ये हो गया कौन सा, H। ये दोनों जो ब्रांचेस थी हट गई। यहाँ का रेजिस्टेंस है R, यहाँ का R, यहाँ का R, यहाँ का R, यहाँ का R, और यहाँ का R, यहाँ का R, यहाँ का R। ये जो लेग है इसका रेजिस्टेंस R, ये जो लेग है इसका रेजिस्टेंस R। तो देखो ये दोनों सीरीज में आ गए तो ये कितना हो जाएगा 2R। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो ये भी कितना 2R। तो इस तरह से जो नया सर्किट अगर मैं फॉर्म करूं तो ये कैसे बनेगा, ये पॉइंट ले लिया मैंने A से ये इस तरह से निकल गई दो ब्रांच। ये पॉइंट आ गया मेरा कौन सा, C। ये 2R है दोनों, ये भी और ये भी, दोनों कितने हैं, 2R है। मैं अलग से लिख देता हूँ इनको, ये 2R और ये 2R। A कनेक्टेड है किससे, G से, तो A से कनेक्टेड है G, तो यहाँ रेजिस्टेंस है R, ये G हो गया। और G कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर भी कितना, 2R और 2R। यहाँ पर 2R, यहाँ पर 2R,
और ये कनेक्टेड हो गया किससे, ई पॉइंट से, ई पॉइंट, और ई से सी कनेक्टेड है, यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया आर। ठीक है, अब देखो जो 2R है, 2R है, दोनों किस में पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आर, और नीचे वाला जो ए और सी के बीच में जो कनेक्शन है वहाँ पर भी पैरेलल में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो आप। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट जब आप बनाओगे तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप ये ए पॉइंट हो गया, ए से कनेक्टेड है जी, ए जी, आर ई, और ये सी, और ये आर, ये कौन सा पॉइंट है, सी है, ये आर और ये आर। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो ये क्या बन गया, 3R बन जाएगा, यानी कि सर्किट अब बनेगा कुछ इस तरह से। ये आर, ये 3R, ये ए और ये सी। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आर ए सी इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/3R। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 3R, और यहाँ आ जाएगा 1 + 3, तो ये बन जाएगा कितना 4/3R, और आर ए सी जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3R/4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई अलॉन्ग द फेस डायगोनल ऑफ द क्यूबिकल रेजिस्टेंस। क्यूबिकल रेजिस्टेंस जो बना हुआ है उसके जो फेस डायगोनल, किसी भी फेस डायगोनल के अलॉन्ग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3R/4। जिस तरह से वहाँ पर आई थी जब हमने क्यूबिकल डायगोनल के अलॉन्ग निकाला था 5R/6 आया था, सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा 3R/4। इसको भी आप उसी मेथड से भी कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बना के, वैसे हर पॉइंट जो पोटेंशियल वाले पॉइंट है उनको एक साथ लिख के उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप उसको उस तरह से करके देखना। अब इसका जो तीसरा केस है वो हम करके देख लेते हैं, यानी कि जब हम किसी एज के अलॉन्ग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस along द एज, किसी एज के अलॉन्ग आपको रेजिस्टेंस निकालना है। एज मान लो मैं ए बी ले लेता हूँ, तो ए बी के अलॉन्ग आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, ये इस तरह से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी की वोल्टेज है V, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर हो गया V और यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, देखो भाई इसके भी KVL से भी कर सकते हो, सिमेट्री से भी कर सकते हो, और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स जैसे हमने निकाला वैसे भी कर सकते हो। तो किस मेथड से सिंपल पड़ेगा, अगर मैं इसको इक्वी पोटेंशियल मेथड से करने जाऊंगा तो ये मेरे को सिंपल पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा मेरे को टफ पड़ने वाला है। जो तीनों हमारे अलग अलग केस बने, जिसमें सबसे पहले हमने डायगोनल के अलॉन्ग निकाला, फिर हमने निकाला किसके अलॉन्ग, फेस डायगोनल के अलॉन्ग निकाला, फिर निकाल रहे हैं हम एज के अलॉन्ग। तो एज के अलॉन्ग जो जब हम निकालेंगे तो थोड़ा सा हमें टफ पड़ता है सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए साहब, अब क्या मेरे को किसके अलॉन्ग निकालना है, ए बी के अलॉन्ग। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले मैंने लिखा फाइंड आउट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स निकालना है किस किस के बीच में, ए और ये आ गया बी। ठीक है, बाकी के जो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख दो, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले केस में किया था। कौन कौन से पॉइंट्स हैं बच्चे, कौन, ये देखो, ये हो गया कवर, ये हो गया, कौन से आ गए, एच जी के बाद ई और ये एफ, और फिर कौन से रह गए, डी सी, फिर कौन से रह गए, डी सी, तो ये डी और ये सी। ठीक है, देखो भाई एच से और ए के लिए पाथ कौन सा है, ये, तो यानी कि 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी से और एच तक के लिए तो या तो ये आएगा, ये पाथ, या फिर ये पाथ, यानी कि टोटल कितनी ब्रांच कवर हो रही है, 2। फिर बात आ गई जी की, तो जी से बी के लिए 1 और जी से ए के लिए कितने हो गए, 2 हो गए। फिर बात आती है किसकी, ई की, तो ई से ए तक पहुंचने के लिए 1 1 2, और ई से बी तक पहुंचने के लिए, देखो ई से बी तक पहुंचने के लिए कितना आना पड़ेगा, ई से एफ आना पड़ेगा, एफ से सी, या फिर सी से बी, यानी कि 1 2 3। अब किसी भी पाथ से आ जाओ, 3 टाइम्स आपको आना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3, है ना। तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया।
फिर आ जाओ कौन से पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। तो एफ पॉइंट ये हो गया, तो एफ से कहाँ पहुँचना है आपको, एफ से पहुँचना है बी पर। तो एफ से बी पर ये 2, और एफ से ए पर जाना है तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर कौन से पॉइंट आ गए हमारे, डी पॉइंट। तो डी पॉइंट से ए 1 और डी पॉइंट से बी 2। फिर कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट। तो सी पॉइंट से बी कितना 1 और सी पॉइंट से ए कितना 2। तो अब देखो सिमिलर चीज़ें कहाँ कहाँ आ रही है, एच वाली, ये वाली लाइन देखो, यहाँ 1 2 और यहाँ कितना है 1 2, ठीक है। इसी तरह से ये वाली देखो, यहाँ कितना है 2 1 है और यहाँ कितना है 2 1 है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि जो एच पॉइंट है, एच और कौन सा पॉइंट है, डी, ये इक्विपोटेंशियल है। और सिमिलरली जी और कौन सा, सी, जी एंड सी, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। एच और डी इक्विपोटेंशियल हो गए, जी और सी इक्विपोटेंशियल हो गए, और एफ और डी ई और एफ में कोई इक्विपोटेंशियल नहीं है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या बना लेंगे, नया सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्किट ड्रॉ करो नया वाला, 1 मिनट, नया मैं पेज ले लेता हूँ। तो देखो मेरा पॉइंट कौन सा था, ए पॉइंट था, ए पॉइंट ले लिया। और फिर उसके बाद एच डी, तो ए से कौन कौन कनेक्ट है, एच, और ए से कौन कनेक्ट है, डी। और ए से किस में कनेक्शन निकालना है, हमें बी में निकालना है ना। तो ए और बी तो यहाँ मैंने बना दिया, ये बी बना दिया, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ए से कनेक्टेड है एच, और कौन सा कनेक्टेड है, डी। तो एच और डी, तो ये कनेक्ट कर दो, ये आ गया और ये आ गया, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस आर और यहाँ पर रेजिस्टेंस आर, ठीक है साहब। अब देखो एच और डी हो गया यहाँ से कनेक्ट, और सिमिलरली बी से कौन से कनेक्टेड है, जी और सी। बी से जी और सी को कनेक्ट कर दो, तो बी से जी और सी को कनेक्ट करो, तो ये जी आ गया और ये सी आ गया, ये कनेक्ट करो इनको। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर। अब देखिए साहब, अब डी सी से कनेक्टेड है और एच जी से कनेक्टेड है। डी सी से कनेक्टेड है, डी सी से और एच जी से, यानी कि यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस बनने वाले हैं। ये रेजिस्टेंस बन गए आपके, ये रेजिस्टेंस भी आर, ये रेजिस्टेंस भी आर, ठीक है। अब क्या बच गया, अब हमारे पास ई और एफ पॉइंट बचे हुए हैं ना। तो ई एफ पॉइंट अलग हैं, तो इनको अलग से लिख लो। मैंने यहाँ लिख लिया ई और यहाँ लिख लिया एफ। देखो अब एच किससे कनेक्टेड है, एच ई से कनेक्टेड है और डी भी ई से कनेक्टेड है। तो डी ई और डी एच, तो यहाँ से ई से कनेक्ट कराओ दोनों को। एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। इसको बड़ा बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये ई पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया मैंने, और ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। ये आर और ये आर। इसी तरह से एफ से देखो कौन से कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है मेरा एक तो सी और एक कनेक्टेड है ई। तो एफ से ई कनेक्टेड है यहाँ से, तो ई एफ कनेक्टेड है, तो ई एफ को कनेक्ट कर दो, ई एफ को कनेक्ट करो। और एफ से कनेक्टेड है कौन सा, सी, तो एफ से सी को कनेक्ट करो। अब एफ से और कौन सा कनेक्टेड है, एक कनेक्शन हो रहेगा, पक्की बात है, ई सी और जी, जी कनेक्ट करो। तो ये जी कहाँ पर है, यहाँ पर था ना जी, ये जी है, तो एक जी ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल नया सर्किट बन गया। देखो अब कौन कौन से सीरीज़ में है, कौन कौन से पैरेलल में है वो देख लो। तो अगर हम देखें तो ये जो दोनों हैं, दोनों किस में पैरेलल में है, ये दोनों किस में पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर और आर है, तो ये कितना बचेगा, R/2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, R/2। सिमिलरली ये दोनों जो हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये भी किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पर कितना आएगा, R/2 आएगा, ये भी कितना आएगा, R/2 आएगा, और ये भी कितना आएगा, R/2 आएगा। ये कितना है, R है। तो नया सर्किट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हो गया R/2, ये कनेक्शन हो गया कितने का, R का, और ये कनेक्शन हो गया R/2 का, और ये कितने का है, R/2 का। सिमिलरली ये जो है ये कितना होगा, R/2, ये कितना होगा, R/2, और यहाँ पर जो है वो कितना है,
यहाँ पर है R, और ये है A और ये है B। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं ये तीनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। ये तीनों सीरीज़ में आ गए, तो सीरीज़ में आ गए तो ये कितना हो जाएगा, R/2 प्लस R और R 2R। और फिर ये किसके साथ, इसके साथ किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा भाई, सबसे पहले तो ये जो तीनों सीरीज़ में है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 2R, और 2R और R/2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो उसका मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2R इंटू R/2 अपॉन 2R प्लस R/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा R, नीचे एलसीएम आ गया कितना 2, ये आ गया 4R और प्लस 5R 5R स्क्वायर होगा ना ये, और ये 2 पर चला जाएगा तो ये बचेगा 2R अपॉन 5, यानी कि जो नया सर्किट बनेगा, यहाँ बना देता हूँ, वो बनेगा कुछ ऐसा, ये R/2 और ये कितना हो गया R, ये A, ये B, ये R है, ये भी R/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2R/5। अब ये तीनों, ये वाले तीनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। ये तीनों जो हैं, ये तीनों ये किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और इनका इक्विवेलेंट इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में। तो सबसे पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन तीनों का निकालोगे तो आप 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2। तो R/2 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये बनेगा कितना, 2R/5 प्लस R, एलसीएम आ गया 5, तो ये कितना हो गया 2R, और ये कितना हो गया 5R, यानी कि 7R/5। तो हमारा जो सर्किट बनेगा अब फाइनल सर्किट, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया R, और ये कितना हो गया है, ये हो गया 7R/5, और ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R। तो ये कितना हो जाएगा 12, और ऊपर कितना रह जाएगा 7। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7R/12। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 3 जो अलग अलग केस बने, जिसमें जब हमने सबसे पहले बॉडी डायगोनल के अलोंग निकाला, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग, तो फॉर क्यूबिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट केस कौन था, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अलोंग जब आपने निकाला, बॉडी डायगोनल के अलोंग जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 5R/6 आई। जब आपने फेस डायगोनल के अलोंग निकाला, फेस डायगोनल के अलोंग निकाला, तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3R/4। और जब आपने अलोंग द एज निकाला, अलोंग द एज निकाला, तो जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई, 7R/12। ठीक है, ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने कराया आपको आप वैसा ही करें। आप इनके अलावा भी कोई अलग मेथड आपको अगर आता है, या आपने कहीं पढ़ा है, या और कोई मेथड जिससे ये सॉल्व हो सकता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से यूज़ किया जा सकता है, कर सकते हैं, परंतु होता क्या है कि कोई सा मेथड किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए इजी पड़ता है, कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टाइप के मेथड के लिए इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद होने। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।